Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir, biology. I hope so all of my students are fine. तो आज हम हमारा नया चैप्टर लेके आ गए 12th स्टैंडर्ड में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर दिया। अब हम मिलता जुलता उसी से ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर लेके बैठे हैं, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। अब बेटा रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग की एज में। तो ये आप लोग की एज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कुछ चीज़ों को लेके, और ब्रेन वॉश भी किया जाता है। कोई फ्रेंड्स कर देता है, कोई आपके रिलेटिव्स कर देते हैं, तो बेटा ब्रेन वॉशिंग भी होती है। तो आज हम ये चैप्टर लेके बहुत सारी चीज़ें जो है, कुछ मिसकंसेप्शन है ना, कुछ भी स्टिग्मा है, उसको हम दूर करेंगे। यस और नो? तो जितने भी आपके मिसकंसेप्शन है सब कुछ दूर होने वाले हैं इस चैप्टर को लेके। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बेटा देखो, नाम से पता चल रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका मतलब क्या? हेल्थ तो समझते हो आप, हेल्थ मतलब क्या होता है बेटा कि मेंटली और फिजिकली वेलबींग अगर आप हो। हेल्थ मतलब क्या कि मेंटली और फिजिकली अगर आप हेल्दी हो तो आपको क्या बोलते हैं कि आप मतलब हेल्दी हो, है ना। फिजिकली मेंटली आप प्रॉपर स्टेबल हो, आप हेल्दी हो। फिर लिखा हुआ रिप्रोडक्टिव। अब रिप्रोडक्टिव मतलब क्या कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अगर फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में अच्छे दिख रहे, सही दिख रहे, अच्छे मतलब नहीं सही दिख रहे है ना, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बराबर है, आपके सब कुछ बराबर है, तो आप बोलोगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो। आपके रिप्रोडक्टिव एक हेल्दी पर्सन हो, फंक्शन प्रॉपर कर पा रहे हो, आपके ऑर्गन सारे परफेक्ट है, सब शेप में है, सब साइज में है, तो आप बोलोगे कि क्या आप रिप्रोडक्टिव हेल्थी हो। बट WHO नो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया बेटा, इसने थोड़ा एक प्रोफेशनल डेफिनेशन दी है कि वही नहीं होता सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो WHO ने डेफिनेशन दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO मतलब होता है बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इट टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली आप होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, इमोशनली भी आप अच्छे होने चाहिए, आपका इमोशनली क्वोटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, अब बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपको सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहे हो, है ना, उसके उसके पर्सपेक्टिव में आपका होना चाहिए। एंड सोशली आप कैसे हो, तो मतलब क्या है, पेब्स, PEBS। पेब्स मतलब क्या, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली। अगर आप फिट हो तो आप क्या हो, आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हो। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 मार्क्स में भी आपके कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, और नीट में भी कभी कभी आ जाता है ये। अब हम डिस्कस करते हैं आपके एनसीईआरटी में इनिशियली बात करी गई है प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजी के बारे में, है ना, कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन थी, ओके, और फैमिली प्लानिंग के बारे में, वो सारी मतलब समझ लो टॉपिक जो है थोड़ा बहुत सोशल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो इंडिया बेटा फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया फैमिली प्लानिंग के बारे में, बिकॉज बेटा बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ठीक है। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच इज वी आर वेरी प्राउड ऑफ, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री 1951 विच हैज इनिशिएटेड द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग को लेके इनिशिएट किया। बहुत सारे अवेयरनेस फैलाई गई, बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट एनजीओ की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई गई, ओके। तो लेटर ऑन बेटा ये फैमिली प्रोग्राम को ही, फैमिली प्लानिंग को ही बेटा लेटर ऑन इम्प्रूव किया गया और बहुत सारे और प्रोग्राम्स लेके आए जिसको आज हम बेटा RCH के नाम से जानते हैं। तो फैमिली प्लानिंग ही है ये, बट RCH में अब हम आज बुलाते हैं। व्हाट इज RCH? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये क्या है बेटा, RCH। पहले फैमिली प्लानिंग थी, अब क्या हो गया, RCH। फिर आपके एनसीईआरटी ने देखे रखा हुआ है कि RCH में कौन कौन से हमने स्ट्रेटेजीज रखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी में। तो ये सारे मैंने स्ट्रेटेजीज एक साथ उठा के यहाँ पे रख दी है पॉइंट वाइज, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो हम बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में, दैट RCH क्या करेगा बेटा। बेटा RCH क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड विजुअल, मतलब ऑडियो और विजुअल की हेल्प लेंगे एंड प्रिंट मीडिया की हेल्प लेंगे, गवर्नमेंट एंड एनजीओ क्या करेंगे, इट विल गोइंग टू टेक द वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट द अवेयरनेस। बेटा अवेयरनेस फैलाने का ट्राई करेंगे बेटा, कि फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करेंगे कि आप कैसे, किस हिसाब से आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हो फैमिली के लिए, ठीक है। तो ऑडियो मतलब क्या, कि रेडियो के थ्रू, है ना, और विजुअल के थ्रू मतलब क्या, कि टेलीविजन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू। गवर्नमेंट जितने भी एनजीओ होते हैं बेटा ट्राई करता है कि जितना हो सके सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाया जाए
अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, डिसीज, सबके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए। अवेयरनेस अबाउट द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है उनके बारे में पता होना चाहिए उनको। ओके, सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स क्राइम्स के ऊपर अवेयरनेस फैलाना, है ना। आज भी काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं है सेक्स अब्यूज क्या होता है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो ये सारी अवेयरनेस बेटा बहुत ज़रूरी है फैलाना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरसीएच ने बेटा ये सब चीज़ें करी थी। ओके, और बेटा मेजर रोल्स किस किस के होते हैं बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में है। राइट, मेजर रोल्स होते हैं बेटा अवेयरनेस फैलाने के लिए। कौन कौन? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए बेटा ये मेजर रोल्स प्ले करते हैं। तो बेटा इसमें से देखो, अगर ये फ्रेंड्स है ये तो मैं नहीं मानता, ठीक है, बिकॉज फ्रेंड्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम सेम ही एज के होते हैं आपके, तो इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो बेटा वो मिसकंसेप्शन ही बन जाता है, कुछ आप सही चीज़ें कर नहीं पाते हो। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में था तो एक लड़का था मेरे साथ, फ्रेंड था, तो वो बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप बोलता था जो कि चीज़ें सही नहीं थी। उस टाइम पे हमें लगता था कि वो चीज़ें सही है, जैसे बड़े हुए तो पता चला कि वो चीज़ें सही नहीं थी। ओके, तो फ्रेंड्स तो कभी आपके अवेयरनेस फैलाएंगे नहीं, है ना। क्लोज रिलेटिव्स भी मैं मानता नहीं हूँ कि रिलेटिव तो इतना आपके हमेशा पढ़ाई को लेके बातें करते रहेंगे, ठीक है, कि मेरा शर्मा जी का लड़का देखो कितना आगे बढ़ गया है, ठीक है, तो ये भी इतना मानता नहीं हूँ मैं। पेरेंट्स, टीचर, हाँ, अब टीचर भी देखो, मेरे टाइम की बात करता हूँ मैं कि टीचर्स भी इतना ओपनली होके, जब 10th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर होते थे तो इतना ओपनली पढ़ा नहीं पाते थे, है ना। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जब पढ़ाते तो क्लास में बच्चे हंसते थे, तो बेटा कहीं ना कहीं टीचर का मोटिवेशन जो होता था वो डाउन होता था, तो इसलिए वो मेरे चैप्टर को स्किप करते थे। तो टीचर्स भी इतना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतना मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। पेरेंट्स से ठीक है आप इन्वॉल्व हो सकते हो, है ना, ओपन माइंडेडली आप बात कर सकते हो, वो आपको समझाएंगे सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में है। फिर आगे चलते हैं। पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट, ऑफ कोर्स, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि एसटीडी फैलता कैसे, बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेके। एड्स, ऑफ कोर्स, एंड सेक्सुअल मिथ जो भी है उन सबको दूर करने का काम किसका है, आरसीएच ने इनिशिएटिव लिया। इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल, बेटा इक्वल राइट्स मिलना चाहिए मेल और फीमेल राइट को, है ना, जेंडर वाइज इक्वलिटी हमेशा होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि मेल को ज़्यादा मिले और फीमेल को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जितना आप देखो बेटा हार्डवर्क करोगे उतना आपको मिलेगा ही, ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो इक्वलिटी तब आती है बेटा जब हार्डवर्क करते हो आप, है ना, अटेंशन देते हो कोई चीज़ को, डेडिकेशन देते हो, तो वो चीज़ें आपको मिलती है। सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और अवेयरनेस बेटा फैलाते हैं। अब सेक्सुअल मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेटा आज भी काफ़ी गाँव में अभी भी पैड्स को यूज़ नहीं करते, कपड़ा यूज़ कर लेते, तो बेटा ये चीज़ बहुत ख़राब है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी होना चाहिए, सेक्सुअल हाइजीन भी होना चाहिए, और अवेयरनेस इस चीज़ को फैलानी चाहिए कि जितने हो सके पैड यूज़ करो। बेटा पूरी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, है ना, पैडमैन, उसने समझाया भी था उसने कि कितने गाँव में अवेयरनेस ही नहीं थी इसके बारे में। ठीक, अब तो है काफ़ी, फिलहाल अब तो काफ़ी है। अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। देयर आर सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेटा जो कि आपको एसटीडी से भी अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ कॉन्डम्स, तो बेटा ये आपको एसटीडी से भी दूर रखेगा और साथ साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाएगा। ओके, रिसर्च वाज आल्सो एनकरेज्ड इन द फील्ड। अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल सहेली वाज डेवलप्ड बाय सीडीआर, बेटा सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है उन्होंने सहेली एक पिल निकाली थी। इट्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि ओरली रिलीज आती है फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आईएमपी सहेली वाला बात, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था बेटा सहेली को किसने डेवलप किया, तो सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियोसेंटेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, मतलब क्या कि आपको पहले समझा देता हूँ। Amniotic fluid is withdrawn and used for understanding any kind of genetic disorders like hemophilia, sickle cell anemia, ठीक है। आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, देखो ये आपको समझाता हूँ। फीटस है, अब फीटस के सराउंडिंग बेटा यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड होता है यहाँ पे सराउंडिंग। फीटस दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पूरे सराउंडिंग में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि सिरिंज से उस फ्लूइड को लिया जाता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को, ये फीटस है और ये एमनियोटिक फ्लूइड से
क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एमनियोटिक फ्लूइड लिया, उसमें बेटा भर भर के फीटस सेल होते हैं, बेटा फीटस सेल की हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग मतलब क्या होता है बेटा, सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हमें पता चल जाएंगे। अगर कोई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है तो हमें पता चल जाएगा, है ना। और हम इससे एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं बेटा, एक्स एक्स हमें पता चल जाए कि एक्स एक्स है कि एक्स वाई है, तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और डिसऑर्डर्स फाइंड के लिए कर सकते हैं। अब हुआ क्या बेटा, डिसऑर्डर्स तो फाइंड किए नहीं लोगों ने इसका मिस यूज़ किया और फीमेल फिटिसाइड करने लग गए। अब फीमेल फिटिसाइड मतलब क्या होता है, फीमेल फिटिसाइड मतलब क्या होता है, फीमेल्स को मार देना है कि जैसे पैदा हुई फीमेल, पता चला कि फीमेल है तो क्या कर दिया, फीमेल फिटिसाइड। तो ये बहुत गलत था बेटा, तो इसलिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। आज भी काफी लोग यूज करते हैं इलीगली, ठीक है। तो ये एमनियोसेंटेसिस की बातें थी, ठीक है। आप वेरियस डिसऑर्डर्स फाइंड कर सकते हो उससे, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, है ना। पर लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज किया, तो इसलिए बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एज इंक्रीज केस ऑफ फीमेल फिटिसाइड वाज रिपोर्टेड। डन। ये पूरा हमारा मस्त इमेज लेके आया था मैं यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ऐसे निकाला जाता है। देन और क्या रहेगा, और कुछ पॉइंट है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शुड बी प्रमोटेड। ऑफ कोर्स चाइल्ड को इम्यूनिटी मिले उसके लिए बहुत सारे, है ना, क्या होते प्रोग्राम्स भी होते हैं। पोलियो लिया होगा आप लोगों ने बचपन में, है ना, ये सब कुछ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में ही आता है बेटा, ओके। और कुछ एंटीबॉडी होती है, कुछ एंटीबॉडी होती है बेटा जो कि मदर अपने फीटस को ऑलरेडी दे चुकी होती है ना। हमने वो प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, तो कमेंट करके बताना मुझे वो कौन सी एंटीबॉडी थी जो कि मदर ने अपने फीटस को दे दी थी, ओके। फिर क्या है, सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन द स्कूल। ऑफ कोर्स सेक्स एजुकेशन इज वेरी वेरी मस्ट, इट शुड बी प्रमोटेड इन द स्कूल्स, ठीक है। बट काफी हेसिटेशन वाले टॉपिक्स होते तो लोग प्रमोट कर नहीं पाते ठीक से, तो यू शुड बी ओपनली, ओपन माइंडेडली उस चीज को बाहर रखा जाए, और सेक्स एजुकेशन हमेशा होनी चाहिए स्कूल्स में, ओके। ताकि आपको गुड टच बैड टच पता चले, सेक्सुअल अब्यूज पता चले क्या होता है, सेक्सुअल क्राइम्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें है बेटा, है ना। तो और भी बहुत सी चीजें जो उससे बताया जा सकता है। बेटर पोस्ट नेटल केयर। अब एक बड़ा पोस्ट नेटल मतलब होता है बर्थ के बाद मदर का ध्यान रखना, उसको बोलते हैं बेटा पोस्ट मतलब बाद में, नेटल मतलब बर्थ, केयर तो मदर का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कि बेटा वो जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके साथ साथ में एक मदर भी पैदा हुई है, मतलब इट वॉज अ फीमेल बिफोर, अब एक माँ भी बन चुकी है वो, तो बेटा इसलिए उसको उनका ध्यान रखना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारा ब्लड लॉस भी हुआ है और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर की भी केयर की जाए, सिर्फ चाइल्ड की नहीं, मदर की भी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बेटा क्या है, सारे आरसीएच के हम मुद्दे थे, पॉइंट्स थे कि हम ये करेंगे। अब मैं भी आपको बोल दूं कि मैं आपको नोट्स दूंगा, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा, पर बेटा अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, तो ये मतलब नहीं इतना सब कुछ ताम झाम का, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, 24 घंटे के अंदर आप कितना कितना पार्ट डिवाइड कर रहे हो, अपने घंटे कितने बैठ के पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो अब बेटा इस सब पॉइंट्स रख दिए सारे आरसीएस ने, ठीक है। अब सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए हमें, सक्सेसफुल अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वी नीड व्हाट, वी नीड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। हमें चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो, अवेयरनेस फैला सके हम लोग वहाँ पे, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी चाहिए हमको, एंड साथ साथ में मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए बेटा ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। की बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन, ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है नेक्स्ट, ओके। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये आपके एनसीईआरटी में देखे रखा हुआ है, नाम से पता चला एक्सप्लोड होना, पॉपुलेशन का एक्सप्लोड होना मतलब अचानक से पॉपुलेशन का बढ़ जाना, ठीक। तो रैपिड और ड्रास्टिक राइज इन द पॉपुलेशन, कुछ डेटा है, ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे याद रख लो। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी बेटा 1900 में, 2 बिलियन, फिर 2000 में कितनी हो गई 6 बिलियन, फिर 2011 में कितनी हो गई 7.2 बिलियन। तो 2 बिलियन, 6 बिलियन, फिर 7.2 बिलियन, ये थी 2011 में पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी बेटा, ठीक है। आज बेटा कितनी है 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, ये आपके मैंने एक्स्ट्रा लेके आया हूँ कि आज के लिए टुडे की, है ना। बाकी ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है, ये नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए। तो आज कितने बेटा 7.8 बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखो बेटा 7.8 मतलब बहुत बड़ी होती है बेटा, है ना, 7.8 बिलियन। फिर चलते हैं इंडिया की, अब इंडिया की बात करते हैं फाइनली, अपने भारत की बात करते हैं।
जब बेटा इंडिपेंडेंस हुआ था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1947 में हुआ था, तो 1945 तक अराउंड, है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, थोड़ा बिफोर उसके कितना था, 350 मिलियन पॉपुलेशन है, कितनी, 350 मिलियन। 2000 में कितनी हो गई, 2000 में हो गई क्लोज टू 1 बिलियन। फिर 2011 में कितनी हो गई, 1.2 बिलियन। बेटा अगर आज देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन बेटा 1.4 को क्रॉस कर चुकी है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया बेटा, इतनी सारी पॉपुलेशन बेटा, समझो। जस्ट लाइक योर नीट एग्जाम में कितने सारे लोग बैठते हैं, 25 लाख लोग बैठते हैं, है ना, और कुछ ही सीट्स रखी होती है बेटा। तो यहाँ देखो 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया में, कितने सारे लोग हैं, अब उसमें से स्टूडेंट्स कितने वो अलग। तो कंपटीशन देखो आपका कितना ज्यादा है, तभी तो मजा आएगा बेटा कंपटीशन का, इतने सारे लोग हैं तो, है ना। तो क्या कर सकते हैं बेटा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब रीजन क्या है बेटा, इतने सारे लोगों का बढ़ने का रीजन क्या है, रीजन ये है, लोग कब बढ़ेंगे, जब मौत कम होगी, है ना, मतलब डेथ रेट कम होगा और बर्थ रेट बढ़ेगा, तभी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। तो बेटा जब मॉर्टेलिटी या डेथ रेट क्या होगा, कम होगा, तभी बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया। अब मैटरनल मतलब क्या, मदर, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, तो मदर की डेथ जब प्रेग्नेंट होते थे, आफ्टर द प्रेगनेंसी, प्रॉपर हेल्थ केयर, हेल्थ ना होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी कि मदर जो थी वो आफ्टर प्रेगनेंसी मर जाती थी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं थी। तो अब है फैसिलिटीज, तो क्या होगा, अब डिक्रीज है, मैटरनल मॉर्टेलिटी डिक्रीज है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब क्या, इन्फेंट मतलब बच्चा, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, तो इन्फेंट मतलब चाइल्ड का बर्थ हुआ, है ना, फैसिलिटीज अच्छी थी, इसलिए उनकी भी डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो ये सब रीजन है किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। और साथ साथ में जो एक रिप्रोड्यूसिबल एज होती है, क्या है, रिप्रोड्यूसिबल एज जो होती है वो ज्यादा तादाद में लोग है, इसलिए अगर ज्यादा तादाद में लोग हैं तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोड्यूसिबल एज जो है वो भी इंक्रीज है। तो ये सब रीजन है किसके, पॉपुलेशन के बढ़ने से। टर्म समझना, टर्म समझते आप समझ जाओगे, लॉजिक यूज करना है कि अगर एक्सप्लोजन की पूछा है क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है आपको डेथ रेट कम हो रही है, तभी तो एक्सप्लोजन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से पढ़ना। फिर आपके एनसीईआरटी में ग्रोथ रेट के बारे में थोड़ा देख के रखा हुआ है, तो 2011 का सेंसस रिपोर्ट था, लेस देन 2% ग्रोथ थी, कितनी, लेस देन 2%, 2011 में लेस देन 2%, मतलब 20 पर 1000 इंडिविजुअल्स की ग्रोथ रेट थी, मतलब 20 न्यू इंडिविजुअल्स आ रहे थे हर 1000 इंडिविजुअल्स के साथ। तो ये क्या होता है, ये आपके इनसाइड का डेटा है, तो ऐसा का ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, लेस देन 2%। फिर बात करते हैं कंट्रोल्स की। ओके, अब कंट्रोल्स हमें क्या करना है ये देख लो पहले एक बार, कि अगर हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है बेटा तो हमें अवेयरनेस भी फैलानी पड़ेगी। ओके, हमें इंसेंटिव्स देना पड़ेगा स्मॉल फैमिलीज को। इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है बेटा, लालच देनी पड़ेगी कि अगर आपकी फैमिली स्मॉल होगी तो हमको इतना मुनावजा देंगे, हम इतने आपको पैसे देंगे ताकि वो स्मॉल फैमिलीज ही रखे और बिग फैमिलीज ना करे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं था, तो मतलब करते जा रहे। अब आगे फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनको नहीं पता, है ना, बट इंडिया के लिए खराब है, उनकी पॉपुलेशन बढ़े जा रही है ना। तो इंसेंटिव्स दो स्मॉलर फैमिली, लालच दो ताकि स्मॉल फैमिली स्मॉल ही रहे, बिग ना करे, समझा। ये हो गई बात। फिर जो मैरिज की एज बढ़ा दो बेटा। अब होता क्या बेटा, मैरिज की एज अगर कम होती है ना तो इतना कुछ दिमाग होता नहीं है ना, अगर कम उम्र में शादी करवा दी तो क्या ये सोचेगा वो, जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दरिया दर्जा थोड़ा कम है उनके पास, ठीक है, तो इतना कुछ अवेयरनेस होती नहीं, तो रिप्रोडक्शन के बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस ही करेंगे पूरे टाइम, छोटी उम्र में शादी करवा दी क्या सोचेगा वो, है ना। तो बेटा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, इसलिए मैरिज की जो एज है वो बढ़ा दी है। मेल में कितना कर दिया 21 ईयर्स और फीमेल में कितना कर दिया 18 ईयर्स। तो जब एज बढ़ेगी बेटा तो क्या होगा, दिमाग में चीज़ें सही क्या है गलत क्या है वो पता रहेगी, और कितने करने चाहिए वो पता होगा, सीधी सी बात है ना। वेरियस स्लोगन्स प्रमोट किए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम दो हमारे दो ऐसे स्लोगन्स होते हैं वेरियस, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ताकि क्या लोगों को अवेयरनेस आए। ओके, एंड ऑफ कोर्स अवेयरनेस फैलाना यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि जितना हो सके आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करो ताकि क्या हो सके, पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सके। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या,
बेटा ये मेथड वो होते हैं जो कि बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकते हैं। वो होते हैं क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकते हैं। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या होता है बेटा? इस डिवाइस से क्या होने वाला है? पॉपुलेशन कंट्रोल में आने वाली है। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या है? आइडियल प्रॉपर्टी ये है कि ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है वो चीज़ लेके आने के लिए, नहीं, जस्ट घर के बाजू में होना चाहिए। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए भाई, ना कि किडनी बेच के वो चीज़ लेके आ रहे हो आईफोन जैसे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए तो हर कोई अफोर्ड कर सके। तो महंगा होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है लोग क्यों ही यूज़ करेंगे, है ना? लोग बोलेंगे कोई बात नहीं हम तो नेचुरली करेंगे। अरे भाई अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो लोग सोचेंगे ही बेटा, है ना? थर्ड है यूजर फ्रेंडली। अब इसके लिए ऐसा ना हो कि भाई आप नासा साइंस लेके बैठे हो कैसे यूज़ करते हैं। इट हैज़ टू बी यूजर फ्रेंडली। छोटी सी गाइड पढ़ ली आपने जो अंदर आती है, दैट्स ऑल। ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, तो अंदर गाइड भी आता है कि प्रॉपर बता सके कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये रिवर्सिबल भी होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब क्या? जब चाहो तब यूज़ करो, जब चाहो तब आप रोक दो, सीधी सी बात है। वो रिवर्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ किया तो फिर कभी रिवर्स ही नहीं कर पाए, ठीक है? साइड इफेक्ट कैसे होने चाहिए? एकदम कम, लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। ओके, एंड इट हैज टू वेरी इफेक्टिव, ऑब्वियसली इफेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट द प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि लिया और खराब हो गया चीज़ें, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इफेक्टिव होना चाहिए चीज़ें। इट हैज टू वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इट शुड नॉट ऑब्वियसली इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर को लेके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वरना लोग प्रिफर नहीं करेंगे इसको यूज करना, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स है किसके? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्लास में हम पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या चीज़ें होती है ना? नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर्जिकल मेथड्स, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।